उत्तर प्रदेश की बड़ी जनसंख्या और जटिल सियासी बिसात पर कैसे फिट बैठेगा केजरीवाल का फ्री बिजली, पानी, बेहतर स्कूल और अस्पताल का मॉडल? क्या यूपी में जाति और संप्रदायवाद की सियासत को बुहार देगी आम आदमी पार्टी की झाड़ू? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आक्रामक क्यों रहते हैं धरातल के संघर्ष से उपजे नेता संजय सिंह? द इंडियन ओपिनियन के खास कार्यक्रम लोक सेवक में आपके साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रभावशाली नेता राज्यसभा सदस्य संजय सिंह। प्रधान संवाददाता दीपक मिश्रा के साथ संजय सिंह के जीवन संघर्ष और उनकी राजनीतिक योजना पर देखिए रोचक इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका चेहरा देखते ही आप जान गए होंगे। संजय सिंह जी हमारे साथ हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक प्रभावी स्वर हैं। पिछले कई महीनों से जिस तरह से आप आक्रामक हैं उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों को लेकर और जो भी सरकार की कमियां हैं उसको उजागर करते हैं, तमाम बड़े विषयों को उठाते हैं। संजय सिंह जी का जो जीवन है बड़ा रोचक रहा है और हम जानना चाहेंगे कि एक छात्र नेता से, एक युवा से लेकर जो देश के उच्च सदन का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनने तक का जो इनका सफ़र रहा, किस तरह का वो सफ़र रहा और कैसे कहाँ पे महत्वपूर्ण पड़ाव उस सफ़र में आए। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभिक जीवन आपका किस तरह का रहा, कहाँ पर आपका जन्म हुआ और माता पिता का बैकग्राउंड क्या रहा? देखिए, मैं सुल्तानपुर जनपद का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी भी इंटर कॉलेज में टीचर थे, रिटायर हो गए हैं, और मदर भी हमारी जूनियर हाई स्कूल में टीचर थी, वो रिटायर हो चुकी हैं। और बचपन से ही एक समाज सेवा के प्रति लगाव रहा। हम लोगों ने पढ़ाई करने के बाद एक संस्था बनाई। जब मैं उड़ीसा से माइनिंग इंजीनियरिंग की शिक्षा लेके आया तो एक संस्था बनाई, आज़ाद सेवा समिति, और उसके माध्यम से तमाम काम, ब्लड डोनेशन का काम, श्रमदान का काम, जो शहीदों की प्रतिमाएं हैं उनके पुण्यतिथि और उनकी जयंती पर आयोजन का काम, गर्मियों में पौशाला और ठंडियों में रजाई वितरण, अलाव जलाने का काम, ऐसे तमाम कार्य समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ के हम लोगों ने किया। और उसके बाद फिर 16 साल तक मैंने पटरी गुमटी दुकानदारों के लिए काम किया। जो फुटपाथ के लोग होते थे उनको मारपीट के पुलिस वाले हटा देते थे, उनसे पैसे की वसूली करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे। अब एक जो पटरी पे दुकान लगाने वाला आदमी है, एक गुमटी दुकानदार जो है, उसकी ज़िंदगी उसी फुटपाथ से शुरू होती है और वहीं ख़त्म होती है। और वो दिन भर मेहनत करके 300-400 रुपये कमाता है, उसी में उसको बच्चे को पढ़ाना है, उसी में घर वालों का इलाज कराना है, उसी में राशन का इंतज़ाम करना है। तो एक बड़ी दुश्वारियों से भरा हुआ जीवन उनका होता है। तो उन लोगों के साथ काफ़ी लंबे समय तक काम किया, 16 साल तक। और नेशनल हॉकर्स फेडरेशन नाम की एक संस्था है, उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी के तौर पे काम किया। एक NAPM हॉकर्स फेडरेशन, ये जो हमारे अखबार के साथी हैं जो न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें सब आ जाते हैं। उसमें जो हॉकर न्यूज़पेपर देने वाले हैं वो भी आते हैं, और जो ठेला लेके गलियों में घूमते हैं वो भी आते हैं। माइक्रो लेवल के बिजनेस से जुड़े हैं, जो छोटे वेंडर्स हैं, छोटे वेंडर्स जो हैं, तो वो सारे उसमें आते हैं। तो हम लोगों ने कानून की मांग की कि भाई इनके लिए कानून होना चाहिए इस देश में, जिससे वो अपना जीवन यापन इज्जत के साथ, ईमानदारी के साथ। बड़ा सेक्शन है, बड़ी संख्या है, क्योंकि हमारा देश घनी आबादी वाला देश है। इस देश में कम से कम 5 करोड़ लोग हैं जो फुटपाथ पे रोजगार, इससे भी बड़ी संख्या होगी मेरे ख्याल से, जो कि फुटपाथ के रोज़गार से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। तो उनकी ओर कभी किसी का ध्यान नहीं रहता, उनके बारे में कभी कोई सोचता नहीं, उनको खाली लाठी मारो और भगाओ। जो अभी कानून बना है वो कानून ये कहता है कि भाई अब पुलिस का हस्तक्षेप कम होगा। अब एक वेंडिंग कमेटी बनेगी और वो वेंडिंग कमेटी इस बारे में फैसला लेगी कि किसकी दुकान कहाँ लगनी है, किसकी दुकान कहाँ नहीं लगनी है, और किसी को हटाने के पहले नोटिस देगी, और एक उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, ज़मीन देगी, वेंडिंग जोन बनाएगी, और वहाँ पे वेंडर्स
इज्जत के साथ अपना रोजगार कर सकेंगे। अभी मैं पार्लियामेंट की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर हूं, तो वहाँ ये सवाल मैं बार बार उठाता रहता हूँ। तो एक तो वो एक रिश्ता रहा। फिर मेधा पाटकर जी का एक संगठन था NAPM, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, उसमें काम किया, जिसमें संदीप पांडे जी के साथ मिलके काम किया। कोका कोला फैक्ट्री के खिलाफ जो पानी के दोहन को लेके आंदोलन था, उसमें भी शामिल हुआ। फिर एक बड़े समाजवादी नेता हैं आदरणीय रघु ठाकुर जी, उनके साथ मिलके मैंने काम किया काफ़ी लंबे समय तक, और वो वाकई अपने जीवन में डॉक्टर लोहिया के आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं, उस ज़िंदगी को जीने का काम करते हैं। तो ये एक सफ़र रहा। फिर अरविंद केजरीवाल जी से RTI के आंदोलन में मुलाकात हुई 2005-06 में। घूस का घूसा उन्होंने एक अभियान चलाया था, और उसमें 3 खबरें सुल्तानपुर से फ्रंट पेज पे उस वक्त आई थी, जो हमने RTI के इस्तेमाल करके लोगों का काम कराया था। तो इससे केजरीवाल जी बहुत प्रभावित हुए, और हमारा उनका रिश्ता, हमारी उनकी दोस्ती, हमारी उनकी मित्रता फिर आगे बढ़ती चली गई, और अन्ना आंदोलन में हम लोग साथ रहे, और जब पार्टी बनी तब से उनके साथ काम करना। कुल मिला के बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे आपने काम किया, और स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर और जो भी संघर्ष रहा। बिल्कुल सही आपने कहा। और जब मैं पार्लियामेंट के लिए जब मेरा चयन हुआ, तो एक अखबार में खबर छपी थी पटरी से लेके पार्लियामेंट तक। तो पटरी गुमटी दुकानदारों की लड़ाई से लेके पार्लियामेंट तक का सफ़र तय किया हम लोगों ने। और शायद हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जो लोग ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करते हैं, भले उनकी संख्या ज़्यादा ना हो, कम ही ऐसे लोग हों, लेकिन देश के बड़े सदन में पहुंचने का अवसर हमारा संविधान, हमारी व्यवस्था जो है वो ऐसे अवसर प्रदान करती है। ये डेमोक्रेसी में ही संभव है, ये लोकतंत्र के अंदर ही संभव है। वरना तो जहाँ राजशाही है, जहाँ तानाशाही है, वहाँ आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, या इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि आम घरों से निकले हुए लोग भी सत्ता के शिखर तक पहुंचते हैं, और अगर उनमें ईमानदारी और सच्चाई है तो वो जनता के लिए बहुत काम कर सकते हैं। संजय जी, जो लाइफ का सेकंड फेज़ मैं कहूँगा, या वो फेज़ जहाँ पर ताकत आपके हाथ में आती है। शुरू में तो आपने आवाज़ उठाई, आपने मुद्दों को रेज़ किया, आप उन विषयों को मेन स्ट्रीम में लाए जो विषय बहुत किनारे हाशिए पर थे। जब आप आम आदमी पार्टी से जुड़े और एक देश की मीडिया और देश की जनता का व्यापक समर्थन आप लोगों को मिला, अन्ना मूवमेंट जो है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद शायद राष्ट्रीय स्तर पर सबसे जीवंत मूवमेंट हो गया था, जिसमें आप लोग अहम किरदार थे। हाँ, निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अवसर था देश की राजनीति में, जब भ्रष्टाचार से पूरा देश कराह रहा था। 1,76,000 करोड़ का घोटाला, 1,86,000 करोड़ का घोटाला, कॉमनवेल्थ का 70,000 करोड़ का घोटाला, बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे। तो आम इंसान को लगा कि अन्ना जी वो बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वो बात कह रहे हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ सामना करते हैं। तहसील में जाओ रिश्वत दो, थाने में जाओ रिश्वत दो, अस्पताल में जाओ रिश्वत दो, नौकरी के लिए जाओ रिश्वत दो। तो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जो आम इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ थी, उसको ये पहला मौका मिला राष्ट्रीय फलक पर कि वो उसकी अभिव्यक्ति कर सके, और वो सड़कों पर निकला तिरंगा लेके हाथों में। तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में जब सरकार ने कहा कि भाई अगर कानून बनाना है तो आप राजनीति में आइए, तो उस चुनौती को भी हम लोगों ने स्वीकार किया। और आपने देखा होगा कि 2013 के चुनाव में जब हम लोगों को कहीं कोई गिन नहीं रहा था, उस समय भी हमारी सरकार बनी पहले इलेक्शन में। दूसरे में हम 67 सीटें लेके आए, तीसरे में हम 62 सीटें लेके आए। यानी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 2 बार ऐसा हुआ कि किसी एक सरकार को 90% से ज़्यादा सीटें मिली हों। तो ये करिश्मा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। और उससे एक बेचैनी भी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, नरेंद्र मोदी जी के अंदर। शायद उनको लगता है कि केजरीवाल उनके विकल्प के तौर पे बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अभी आपने देखा होगा कि एक गैर संवैधानिक बिल ला के हमारी सरकार की धार को कुंद करने का काम किया, और हमारी योजनाओं पर कैसे वो रोक लगा सकते हैं इसकी वो तैयारी कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, अगर निष्पक्ष आकलन किया जाए तो आपने पॉलिटिकल ट्रेंड को बदलने का प्रयास किया है।
जो देश में परंपरागत जो राजनीति होती थी, चुनाव के कुछ महीनों पहले लोग सक्रिय हो जाते थे और गाड़ियां इकट्ठा हो जाती थीं, वर्कर्स इकट्ठा हो जाते थे, पैसा इकट्ठा हो जाता था और कुछ महीनों के लिए गांव की गलियों में राजनीतिक वाहन दौड़ते थे, धूल उड़ती थी, शहरों में जाके वोट मांग लेते थे, पैसे खर्च कर देते थे और अपनी सरकारें बना लेते थे। और वो सरकारें भी एक सिंडिकेट की तरह व्यवहार कर रही थीं। ज़्यादातर मंत्रियों के रिश्तेदार, ठेकेदार, ज़्यादातर जो पदाधिकारी हैं वो सप्लायर हैं गवर्नमेंट में। ये बड़ा नकारात्मक दृश्य था। कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस तो अन्ना मूवमेंट के बाद एक अवेयरनेस आई और उस अवेयरनेस का लाभ आप लोगों ने जो काम किया देश में, उसका लाभ आपको मिला, जनता ने आपको अवसर दिया। देश की राजधानी में तमाम बड़े दलों को आपने, उन दलों को जिनका बड़ा इतिहास रहा है, उन दलों को आप पीछे ढकेल कर आगे बढ़ गए और वहाँ की सत्ता आप चला रहे हैं। क्या परिवर्तन आप दे पा रहे हैं? वो परिवर्तन जिस परिवर्तन की आप बात कर रहे थे मंच पे, अन्ना जी के मंच पे, उस परिवर्तन को आपको क्या लगता है? अगर आप अपनी स्वयं से आप प्रश्न करें तो वो परिवर्तन कितना दे पा रहे हैं आप? देखिए, एक तो होता है बातें करना और बातें करना और जुमले देना, ये बहुत आसान काम होता है और हम देख रहे हैं पिछले 6 साल से एक सरकार केंद्र में चल रही है जो जुमलों की सरकार है और बड़े बड़े वादे और बातें उन्होंने की। 2 करोड़ रोजगार देने की बात, 15 लाख देने की बात, काला धन लाने की बात, 39 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा, पता नहीं क्या कहा। अब एक सरकार ये है कि जो हमने बातें कही उसको हम ज़मीन पर कितना उतर के ले आ पाए, हमको कितनी सफलता मिली। मैं आपको बता दूं, 70 पॉइंट का एजेंडा हमने तय किया था, घोषणा पत्र तय किया था और जनता से संवाद करके तय किया था। और हमने कहा था कि हमारा मैनिफेस्टो जनता के साथ हमारा करार है, एग्रीमेंट है और मैनिफेस्टो हमारे लिए दिखावा मात्र नहीं है, जुमला मात्र नहीं है। जितना हमारे एजेंडे में जितना मुद्दा था, जो 70 पॉइंट का मुद्दा हमने तय किया था, उससे ज़्यादा, वादे से ज़्यादा काम करके हमने ज़मीन पे दिखाया। उत्तर प्रदेश में वैसे तो मुख्य विपक्षी दल यहाँ पर माना जाता है, ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी है, बीएसपी के पास भी सीटें हैं यहाँ, कांग्रेस राजनीतिक रूप से जो स्थिति है उसमें यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो संख्या बल के आधार पर जो सदन में है, ये कहा जा सकता है। आम आदमी पार्टी संख्या बल पे तो उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब प्रतिक्रियाएं आती हैं, जिस तरह से आप मुखर होके अलग अलग विषय पर पिछले कई महीनों से आप सक्रिय हैं, वो जो सक्रियता आम आदमी पार्टी की है वो एक इशारा करती है कि 2022 में एक आप बड़ी भूमिका की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है लोकतंत्र के अंदर सरकार की कमियों को उजागर करना और अगर जनता का अहित कहीं हो रहा है तो उसके लेके संघर्ष करना, उस पर लड़ाई लड़ना। मैं ऐसा मानता हूं कि एक विपक्ष में होने के नाते, एक पार्लियामेंट का सांसद होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि जहां कहीं भी कुछ गलत हो रहा है उस पर मुखरता के साथ अपनी बात रखूं, लोगों तक उस जानकारी को पहुंचाऊं और जनता को उस सरकार के खिलाफ जो अन्याय और अत्याचार कर रही है उसके खिलाफ खड़ा करूं। उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए आप, आज बिजली के दाम आसमान पे हैं, अपराधीकरण चरम पर है, 6 साल, 10 साल, 8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। हाथरस का कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, जहां रात में 2 बजे बेटी को जला दिया गया। उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस के जवान शहीद कर दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाटीदार कप्तान जो है वो पुलिस का एसपी रंगदारी मांगता है, व्यापारी का अपहरण कराता है, उसकी हत्या कराता है। तो जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे कैसे न्याय मिल सकता है लोगों को? कोरोना के समय में ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर के नाम पे घोटाला होता है। जल जीवन मिशन में घर घर नल, घर घर जल की योजना में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार होता है। और आप क्या करते हैं? दिन रात खाली नफरत फैलाने का काम, इस पे मुकदमा, उस पे मुकदमा, इसको जेल भेजो, उसको मारो, उसको काटो। इससे थोड़ी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपने कितनी इंडस्ट्री लगाई, कितना रोजगार आपने दिया, कैसे महिलाओं की सुरक्षा आपने की? आपके खुद के गृह जनपद में 68 बच्चे मर गए ऑक्सीजन की कमी से। तो आपको अपने प्रदेश की चिंता नहीं है, आप तमिलनाडु और केरल और हैदराबाद और मुल्तान और बंगाल में काला जादू दिखाने जा रहे हैं।
आप पहले प्रदेश की हालत तो देखिए। आपने जितने एमयू साइन किए हैं इन्वेस्टर समिट में, तो इन्वेस्टर समिट का भी खर्चा नहीं निकल पाया, उतना भी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। जो ज़्यादातर जो पॉइंट्स आप उठा रहे हैं, इनमें योगी जी इनमें अपनी उपलब्धियों का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि क्राइम के खिलाफ उन्होंने जो एक्शन लिया है, क्राइम एंड क्रिमिनल्स के खिलाफ इनकाउंटर बताते हैं कि बड़ी संख्या में इनकाउंटर हुए, आईएएस आईपीएस अफसरों पर कार्रवाई बहुत हुई, उनके यहाँ बताते हैं सस्पेंशन हुए, कंपलसरी रिटायरमेंट तक दे दिया सीनियर अफसर्स को। ये और कौन सी उपलब्धि है? ये कहते हैं कि हम स्ट्रिक्ट हैं, जीरो टॉलरेंस की बात। अमिताभ ठाकुर जब समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे, अखिलेश यादव जी के खिलाफ, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही थी। आज उसी अमिताभ ठाकुर को आपने जबरन रिटायर कर दिया। उन्होंने अपने घर के आगे बोर्ड लगाया है, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस। ये शर्म नहीं आती भाजपा सरकार को, आदित्यनाथ जी को, कि जिन अधिकारियों की ईमानदारी का आप ढिंडोरा पीट रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में, आज आप सत्ता में आते हुए आपने तुरंत उनको जबरिया रिटायरमेंट कर दिया। ऐसा काम तो अखिलेश यादव ने भी उनके साथ नहीं किया, आपने कर दिया। तो इसलिए मैंने आपको कहा ना कि कथनी और करनी का भेद, ये सबसे अधिक अगर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद किसी पार्टी में देखने को मिलेगा तो भाजपा में। अपराधीकरण खत्म करने के नाम पे ही आए, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे आए, और दोनों चरम पर है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। हमने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, महिलाओं की बस की यात्रा फ्री, दिल्ली में दिव्यांगों की पेंशन दोगुना, बुजुर्गों की पेंशन दोगुना, विधवाओं की पेंशन दोगुना, इतने सारे काम करके 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया, अस्पतालों में दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, सारा काम हम करते हैं। तो हम लफाजी और हवाई बातें और जुमलेबाजी से काम नहीं कर रहे हैं। जो जनता के बीच में कहिए, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी और प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि उस बात को आप ज़मीन पर पूरा करके दिखाइए, जो योगी जी की सरकार नहीं कर रही है, मोदी जी की सरकार नहीं कर रही है और भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। संजय जी, क्या ऐसा आभास नहीं होता आपको कि जो जिस तरह के विषय आप उठा रहे हैं और जो आपके एलिगेशंस हैं, जो प्रचंड बहुमत इस सरकार को दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश का सबसे बड़ा सूबा है, उस बहुमत के मर्म को, उसके संदेश को, उस बहुमत के निहितार्थ को नहीं समझ पा रहा है नेतृत्व उत्तर प्रदेश का? क्या परिवर्तन करना है? क्यों जनता ने इस तरह का बहुमत दिया था? ऐसा है कि एक सरकार से लोग मान लीजिए त्रस्त हैं, आपने उसके सामने आकर कहा कि नहीं साहब हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बड़े बड़े दावे आपने किए, आप पर अटूट विश्वास लोगों ने किया, 325 सीटें आपको दे दी। जब काम करने का वक्त आया तो आप सिफर निकले, जीरो निकले। तो फ़र्क इस बात का है, मैंने वही कहा कि कथनी और करनी का भेद, ये सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मोदी जी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वाराणसी से, क्या उत्तर प्रदेश पर उनकी निगाह नहीं है? वो तो इस समय दुनिया के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, विश्व भ्रमण करते हैं, दुनिया के बड़े नेता उनसे फ़ोन पर बात करते हैं। तो अपने जहाँ से वो लोकसभा के सदस्य हैं, उस प्रदेश की दिशा क्या है, दशा क्या है, वो प्रदेश कहाँ जा रहा है, उस प्रदेश में जन सुविधाओं का क्या हाल है, क्या देश के प्रधानमंत्री अनभिज्ञ हैं? देश के लोगों से जो बात की उसको कितना पूरा किया, इससे चलिए हम लोग आकलन करते हैं ना। 2 करोड़ रोजगार दे दिया क्या? नहीं दिया। काला धन ले आए विदेशों से, नहीं ला पाए। 15 लाख हर खाते में आ गया, नहीं आया। किसानों की आय 2 गुना हो गई, नहीं हुई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, नहीं हुई। C2 + 50% किसानों को उनके अनाज का दाम मिला, नहीं मिला। तो आपने जो वादे अलग अलग वर्गों के साथ किए, गैस सिलेंडर का दाम 857 रुपये हो गया, पेट्रोल आप कह रहे थे 39 रुपये लीटर आप बेचेंगे, आपने 100 रुपये पार कर दिया। तो जो वादे आपने इस देश की जनता के साथ किए, उस पर तो कहीं आप खरे नहीं उतरे। तो मोदी जी का आकलन किससे होगा? मोदी जी का आकलन अगर आप झूठ के भाषणों से करना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से कर सकते हैं। संत कबीर नगर में आए तो बोले कि बाबा गोरखनाथ जी और बाबा गुरु नानक देव जी और संत कबीर जी एक साथ मीटिंग करते थे। अब तीनों के जीवन काल में 100-100 साल का अंतर है। बिहार में गए
तो कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। अब सिकंदर कभी बिहार में गया ही नहीं। आप उनके शब्द देख रहे हैं, शायद उनकी भावनाएं नहीं देख रहे हैं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप झूठ बोलते हैं। आप गए, आप विदेश में कह के आ गए 600 करोड़ लोगों ने हमें जिताया, फिर कान में किसी ने कहा कि भारत की आबादी तो 130 करोड़ है। आप कहने लगे कि 125 करोड़ लोगों को हमने घर की चाबी बांट दी, फिर कभी कहते हैं नाले के गैस से चाय बना लो। क्या लग रहा है 1986-87 में हमने डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल किया था। तो इतना झूठ तो प्रभु सिर्फ हमारे मोदी जी ही बोल सकते हैं। जितने कॉन्फिडेंस के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, उतने कॉन्फिडेंस से आप सच नहीं बोल सकते। बताइए, बांग्लादेश में आप जाके कह रहे हैं बांग्लादेश की आज़ादी में मैं गिरफ्तार हुआ था। अरे भाई, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई पाकिस्तान से हो रही थी। भारत की सरकार बांग्लादेश की आज़ादी का समर्थन कर रही थी, तो गिरफ्तार किसने किया आपको? जो सरकार इंदिरा गांधी की बांग्लादेश की आज़ादी का समर्थन कर रही थी, वो आपको गिरफ्तार क्यों करेगी? तो ऐसी बातें आप करते हैं। पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया होगा उनको। आपको क्या लगता है, ये जो बातें कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं भाई ओवरबर्डन है, बहुत सारे काम है, प्राइम मिनिस्टर के पास एज भी पर्याप्त हो रही है उनकी, या माइलेज के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए सब बातें कहते नहीं है? उनको झूठ बोलना है, हर चीज़ में सिर्फ झूठ बोलना। आज किसानों के साथ लिए क्या बोले? वो बोले कि 2 महीने पहले उन्होंने बोला कि मैं 1 कॉल की दूरी पर हूँ। हो पाई कॉल? आज तक नहीं हो पाई। तो ऐसे बातें करने से तो मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आप योगी जी के प्रति कुछ कई बार ज़्यादा कठोर नज़र आते हैं। जो जिस तरह से आप प्रश्न उठाते हैं, जिस तरह से अभी आपने कहा कि योगी जी जो है योगी हैं, लेकिन आपने एक टिप्पणी की, तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ खास तौर पर ज़्यादा कठोर हैं। बिल्कुल आप कोई मौका नहीं देते हैं उनको, जरा सा भी कहीं कुछ होता है सबसे पहला हंटर, सबसे बड़ा प्रहार आम आदमी पार्टी की ओर से। नहीं, देखिए, होना भी चाहिए। अगर मैंने आपको कहा ना, कोई हमारी योगी जी से व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, कोई ज़मीन का झगड़ा थोड़ी है। आप अगर एक प्रदेश के मुखिया हैं तो आपको 24 करोड़ जनता के साथ न्याय कैसे हो, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, सबके साथ आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी कार्यप्रणाली से वो बात दिखनी चाहिए। लेकिन अगर ये दिखेगा कि आप एक भेदभाव की सरकार चला रहे हैं, अगर ये दिखेगा कि आप एक जाति धर्म की सरकार चला रहे हैं, अगर ये दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध आप रोक नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर बढ़ रहा है, तो इस पे बोलना ही चाहिए। और आदित्यनाथ जी कितना जहर उगलते हैं दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ। उनकी भाषा देखिए, वो तो बजरंग बली जी को भी दलित बना देते हैं। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है। हमारे यहाँ गए वो दिल्ली में प्रचार करने, कहने लगे ये क्या कर पाएगा केजरीवाल, तो खांसता रहता है। आप किसी की बीमारी का मजाक उड़ाते हैं। तो दिन रात एक आदमी जो अपने आप को योगी कहता है, संत कहता है, वो नफ़रत से इतना ज़्यादा भरा हुआ है। मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि भाई, आप अपने नाम के आगे योगी लगाते हैं और आप इतने नफ़रतों से भरे हुए हैं, इतने दुर्भावना से भरे हुए हैं, ये ठीक बात नहीं है। संजय जी, जो दिल्ली में आपने जो सुविधाएं दी हैं लोगों को, और लोग प्रशंसा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, ये बात हम कह सकते हैं, कैमरे पर कह सकते हैं कि आपका जो दिल्ली में जो काम है, जो मॉडल है, लोगों ने पसंद किया है, दिल्ली की जनता ने। इसीलिए वहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, सारे दलों को उन्होंने किनारे करके आपको अवसर भी दिया, एक बड़े बहुमत के साथ अवसर वहाँ पे दिया। और आपका मोहल्ला क्लिनिक, आपके स्कूलों का, उनके वीडियोस हम लोग देखते रहते हैं, अक्सर स्कूलों की स्टोरीज़ आती है कि स्कूल दिल्ली के जो हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, हॉस्पिटल दिल्ली के ठीक काम कर रहे हैं, बिजली, पानी, इन सब सुविधाओं को आपने, इनकी कीमत काफ़ी घटा दी है। उत्तर प्रदेश जो कि बड़ा प्रदेश है, गरीबी और पिछड़ापन यूपी में बहुत है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो अल्प आय वाले परिवार हैं, जहाँ पर बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आम आदमी जो है, अगर उसे ये भरोसा हो जाए कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राइवेट नहीं सरकारी स्कूलों में मिलेगी, आम आदमी को यदि भरोसा हो जाए कि उसके बच्चों को, उसके परिवार को, उसके माता पिता को अच्छा इलाज सरकारी अस्पताल में मिल जाएगा, तो जो उसका महीने का बजट है, एक फैमिली की हम बात करें तो एक फैमिली में लगभग 20,000 रुपये महीना, एक मध्यम स्तर के परिवार में 15-20 हज़ार रुपये महीना शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे खर्च हो रहा है, जो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं या माता पिता को अच्छा इलाज देना चाह रहे हैं। ये सारी व्यवस्था यदि होती है तो लोगों की पॉकेट को बड़ा आराम मिलता है।
लोगों का तनाव कम होता है, उनका जीवन फिर उस जो सेविंग होती है उसे वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, क्या मॉडल है, क्या परिकल्पना है, और आप दावा भी कर रहे हैं। मुझसे बार बार कही जाती है, लेकिन इसका बहुत एक लाइन में छोटा सा आंसर है। दिल्ली की आबादी 2 करोड़, वहाँ का बजट 60,000 करोड़। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़, यहाँ का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए। 5.5 लाख करोड़। तो अगर आबादी बड़ी है तो बजट बड़ा है, आपके पास ज़मीनों की सुविधाएं बड़ी हैं। हम दिल्ली में 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं करते, लेकिन 73% जनता को फ्री बिजली देते हैं। हम दिल्ली में तमाम फ्री की योजनाएं लागू करने के बाद दिल्ली का बजट 2 गुना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ईमानदार नीयत वाली सरकार है जो जनता के लिए काम करना चाहती है। आप उत्तर प्रदेश में नमक रोटी देते हैं मिड डे मील में, क्या ये बजट के कारण होता है? ये भ्रष्टाचार के कारण होता है। आप उत्तर प्रदेश में 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदते हैं, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदते हैं, क्या ये बजट की वजह से होता है? भ्रष्टाचार की वजह से होता है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी के लिए जो योजनाएं आती हैं बच्चों की, उसके भ्रष्टाचार को देख लीजिए। आप उत्तर प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए, पुल के निर्माण के लिए, अस्पताल के निर्माण के लिए, स्कूल के निर्माण के लिए जो बजट और पैसा आता है, उसके भ्रष्टाचार को देख लीजिए। तो योजनाएं सही रूप में लागू नहीं हो पा रही हैं, इसका कारण बजट नहीं है, इसका कारण है भ्रष्टाचार, इसका कारण है बेईमानी, इसका कारण है एक ईमानदार नीयत की सरकार ना होना। हम अपने टैक्स के पैसे से बने स्कूल को देख नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम स्कूल देखने जाएंगे तो हमें गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसलिए जब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम फ्री बिजली भी दे सकते हैं, फ्री पानी भी दे सकते हैं, फ्री चिकित्सा भी दे सकते हैं, फ्री शिक्षा भी दे सकते हैं। हम 18,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान भी कर सकते हैं और गन्ने का दाम भी बढ़ा सकते हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको भी सही रूप में लागू कर सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी से हमने काम करके दिल्ली में दिखाया है। सरकार नीयत से चलती है। सरकार अगर भ्रष्टाचार में डूबी होगी, ईमानदारी की नीयत नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें नहीं पूरी हो पाएंगी। अगर यूपी में आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा तो एक बड़े बजट के साथ, बड़ी योजनाओं के साथ, बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ, बड़ी योजनाओं को ज़मीन पर लागू करने के साथ हम काम करेंगे। और लाखों नौकरियां उत्तर प्रदेश में हैं जो भरी नहीं जा रही, वो चाहे शिक्षा मित्र की हों, वो चाहे दूसरे शिक्षकों की हों, तो पुलिस की हो, क्यों नहीं भरी जा रही? भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, सरकार की नीयत नहीं है नौकरी देना, सरकारी संस्थाओं को ख़त्म करना है। दिल्ली का जो चुनावी मैदान है वहाँ पर अर्बन एरिया ज़्यादा है, शहरी वोटर है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश के मतदाता को क्या आप ये भरोसा दे पाएंगे कि आप एक बेहतर विकल्प हैं? क्योंकि वोटर जब वोट देने जाता है तो सोचता है किसको वोट दें, ये इनको हरा पाएगा कि नहीं, हमारा वोट वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, ऐसा ना हो जिसको वोट दे रहे हैं वो हार जाए। देखिए ये जो असमंजस होता है मतदाता का। कोई आलू टमाटर सब्जी नहीं है जो सड़ जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। वोट जो होता है, आपका मत है कि आप किसके पक्ष में अपना मत दे रहे हैं। नफरत फैलाने वालों के पक्ष में, अपराधीकरण बढ़ाने वालों के पक्ष में, भ्रष्टाचार बढ़ाने वालों के पक्ष में, बेरोजगारी देने वालों के पक्ष में, या फिर उन लोगों के पक्ष में जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा जैसी योजनाओं को ज़मीन पर लागू करें। एक अंतिम प्रश्न के साथ संजय जी, उत्तर प्रदेश में आप सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे या गठबंधन करके लड़ेंगे? क्योंकि हमारा फोकस पूरी तरह से पंचायत चुनाव पे है और अपने संगठन निर्माण पे है। उसके बाद हम लोग फैसला लेंगे कि हमें आगे क्या कैसे करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारा फोकस है वो पंचायत के चुनाव और संगठन निर्माण पर है।